अभी जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं इस टॉपिक का नाम है वेक्टर। ये जो वेक्टर टॉपिक है या चैप्टर है ये 11th और 12th का सबसे बेसिक टॉपिक। या तुम ये मानो कि जैसे मकान का नींव होता है और उस नींव पर ही पूरा मकान की मजबूती कायम होती है, उसी ढंग से वेक्टर का टॉपिक है जो फिजिक्स रूपी मकान का पूरा नींव बनाने का काम है। यदि तुम्हारा नींव ही कमजोर हो जाएगा तो मकान कैसे सही होगा। तो इसीलिए नींव को मजबूत करने के लिए, फिजिक्स रूपी मकान के नींव को मजबूत करने के लिए वेक्टर का टॉपिक पे कमांड करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा कुछ और भी टॉपिक है जिस पे कमांड होना चाहिए, जैसे मैथमेटिकल एनालिसिस है जिसमें डिफरेंशिएशन आता है, इंटीग्रेशन आता है, ये सब टॉपिक है। तो ये सब के बगैर फिजिक्स की जानकारी हो ही नहीं सकती है सही। इसीलिए वेक्टर या तो 11th क्लास हो या 12th क्लास हो या इंजीनियरिंग का कोई बच्चा इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कर रहा हो या मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहा हो, उसके लिए ये चैप्टर पे कमांड करना बहुत जरूरी है। इसके बगैर फिजिक्स पे कमांड हो ही नहीं सकता। चलो बच्चों, अब हम लोग शुरू करते हैं वेक्टर टॉपिक पर। अब जो वेक्टर होता है वो कुछ कंपोनेंट से मिल करके बनता है। कौन कौन? जैसे ये हुआ मैग्नीट्यूड, दूसरा पर्टिकुलर डायरेक्शन और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ दिखाई दे रहा है ठीक से? ठीक है, तो इसके अलावा एक चौथा क्लियर होता है कम्यूटेटिव लॉ। तो वेक्टर जो है मेनली ये तीन चीज पे काम करता है। चौथा भी बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत सारे बुक में ये सब नहीं दिया हुआ है चौथा में। तो हम लोग ये तीन कंडीशन पर ध्यान देंगे। चौथा यदि तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाएगा तो तुम उस पर टिक करोगे, नहीं रहेगा इसको छोड़ दोगे। उस कंडीशन में ये रहेगा तो एग्जाम में ये मानना है कि तीनों कंडीशन को फॉलो करने से वेक्टर बन जा सकता है। तो फर्स्ट कंडीशन है मैग्नीट्यूड, मतलब कि वेक्टर ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसको कि मैग्नीट्यूड होता है और पर्टिकुलर डायरेक्शन या स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। वेक्टर ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच है मैग्नीट्यूड एंड पर्टिकुलर डायरेक्शन। समझ लो बच्चों, इसको एक मैग्नीट्यूड होता है और पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ? मैग्नीट्यूड का मतलब नंबर हुआ, 2, 4, 5, 10, ये जो हुआ ये मैग्नीट्यूड कहलाया। और डायरेक्शन, डायरेक्शन कुछ भी ले सकते हैं, नॉर्थ, साउथ, along x एक्सिस, along y एक्सिस, कोई भी डायरेक्शन। तो वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड होना बहुत जरूरी है, डायरेक्शन होना जरूरी है, पर्टिकुलर डायरेक्शन, और थर्ड है कि इसे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन फॉलो होना चाहिए। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन फॉलो होना चाहिए या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन फॉलो होना चाहिए।
ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन एक ही टाइप का चीज है, से आइडेंटिकल रिजल्ट निकलते हैं, तो इसका फॉलो होना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो कि वेलोसिटी हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्टेंस हुआ, इन तीनों में कौन कौन एग्जाम्पल वेक्टर है, कौन कौन स्केलर है। तो बताओ बच्चों, तो वेलोसिटी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस और एक इलेक्ट्रिक प्लस वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक प्लस, ये चारों टॉप एग्जाम्पल में से कौन वेक्टर है और कौन स्केलर है। मतलब जैसे वेलोसिटी यदि हम लोग लेते हैं तो वेलोसिटी किस ढंग से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, 60 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, या कोई गाड़ी जा रही है, बाइक जा रहा है 100 किलोमीटर पर आवर से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो ये बच्चों ये वेलोसिटी हो गया। और यही इस एग्जाम्पल में इसका मैग्नीट्यूड भी है, इसका डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड जो हम लोग ले रहे हैं 80 या 100 या इसका जो डायरेक्शन हुआ वो चेंज, तो दोनों को मिला लेते हैं तो ये वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। ठीक इसी ढंग से डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये दो जो क्वांटिटी है ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। डिस्टेंस तो हुआ 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ये डिस्टेंस हो गया, इसमें डायरेक्शन का कोई महत्व नहीं है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, ये 12th का टॉपिक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हिच पासेस थ्रू ए सरफेस एरिया कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये कोई भी जब नंबर हो गया तो वो स्केलर क्वांटिटी हो गया, क्योंकि उससे डायरेक्शन का तो कोई आइडिया होता नहीं है। जस्ट लाइक डिस्प्लेसमेंट भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये उनको डायरेक्शन बताएगा और मैग्नीट्यूड। तो इसके और भी है एग्जाम्पल, जैसे फोर्स हुआ, लीनियर मोमेंटम हुआ, डायपोल मोमेंट हुआ, जितने भी फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, फील्ड यदि वर्ड लग गया तो वो वेक्टर हो गया, इस चीज पे ध्यान दो। जैसे दो ग्रुप होता है, फील्ड और इंटेंसिटी। यदि कभी भी किसी फिजिकल क्वांटिटी में फील्ड लगा हुआ हो तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगा ही, और इंटेंसिटी यदि लगा हो तो वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। किसी फिजिकल क्वांटिटी में यदि ये वर्ड आ जाता है इंटेंसिटी, तो वो तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। स्केलर का एग्जांपल हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स, एरिया, ऐसे स्केलर क्वांटिटी जो क्या करते हैं, एरिया जो है डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, तो इसीलिए वो एरिया जो है वो वेक्टर। मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ, एरिया हुआ, डिस्टेंस हुआ, स्पीड, ये सब क्वांटिटी स्केलर है। क्या
जो तीसरा क्वांटिटी है वो है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ये सारे क्वांटिटी जो है ये ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ फॉलो करता है। ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ फॉलो। तो ट्रायंगल लॉ क्या हुआ? तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हुआ और ये एंगल हम लोग का नीचे ऐसे निकाला। तो ठीक इसी तरह से पैरेललोग्राम लॉ में भी हम लोग पैरेललोग्राम बनाते हैं। दोनों डायग्राम में एसी जो है वो रिजल्टेंट के रूप में काम करता है और जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो ये है और उसका एंगल हम लोग निकालेंगे वो इस फॉर्मूला से। चलो अब इसमें से हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा जो एग्जाम्पल है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। चलो को सॉल्व करो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। चलो बता दो। तो आंसर निकालिए। इसका आंसर होगा सी, टाइम। टाइम जो है ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं, क्योंकि ये ट्रायंगल लॉ को तो फॉलो नहीं करता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूछ दिया जाता है कि कौन कौन एग्जाम है, ये वेक्टर है, स्केलर है। और वेक्टर जो होता है दो टाइप का होता है। एक कहलाता है पोलर वेक्टर और दूसरा कहलाता है एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर और एक्सियल। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर हुआ दो, एक होता है पोलर वेक्टर, दूसरा होता है एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर कहते हैं जिसका कि एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है या एक टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हुआ या हम लोग कहीं पे इसको यूज करते हैं। तो पोलर वेक्टर का एग्जांपल हुआ डिस्प्लेसमेंट और फोर्स। डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स हुआ। और एक्सियल वेक्टर जिसका कि रोटेशनल इफेक्ट होता है। ये वेक्टर जो है ये रोटेशनल टेंडेंसी रखता है, जैसे कि टॉर्क। टॉर्क के कारण कोई भी वस्तु रोटेट करती है। टॉर्क के कारण रोटेट कर क्या कराया जाता है, तो ये एक्सियल वेक्टर होता है। तो हम लोग यही ध्यान रखेंगे कि जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो, स्टार्टिंग पॉइंट हो या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो, तो वो तुम्हारा पोलर वेक्टर बनेगा। और जिसका रोटेशनल इफेक्ट होता है वो तुम्हारा एक्सियल वेक्टर।
ठीक है, क्लियर हो गया, समझ गए। पोलर वेक्टर वैसे वेक्टर को कहते हैं जिसका की स्टार्टिंग पॉइंट होता है या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है। जैसे फोर्स का, फोर्स को हम लोग किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्ट कराते हैं, तो इसीलिए ये पोलर वेक्टर है। और एक्सियल वेक्टर जो कि एक रोटेशनल टेंडेंसी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि वेक्टर का मेन प्रॉपर्टीज कौन कौन सा है। तो पहले बच्चों ये समझ लो कि किसी वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए तुमको पहले ये ध्यान देना होगा कि वेक्टर में 3 यूनिट वेक्टर होता है, एक आई कैप, एक जे कैप और के कैप। आई कैप हम लोग एक्स एक्सिस की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, जे कैप जो हम लोग होता है वो वाई एक्सिस की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, और जो के कैप होता है वो जेड एक्सिस। बस ये समझ लो कि आई कैप से एक्स एक्सिस का डायरेक्शन दिखाया जाता है, जे कैप से वाई एक्सिस और के कैप से जेड एक्सिस। ये दिखलाने का एक बहुत बढ़िया माध्यम है। अब जैसे देख लो कि हम लोग हम लोगों को 2i+3j दिखलाना है। हम लोगों को 2i+3j दिखलाना है। 2i और 3j का क्या मतलब हुआ? 2i का मतलब हुआ कि ये एक्स एक्सिस की तरफ इसका मैग्नीट्यूड 2 है और वाई एक्सिस की तरफ इसका मैग्नीट्यूड 3 है। 2i+3j। देखिए आर वेक्टर को रिप्रेजेंट करें और 2i+3j वेक्टर, तो इसको हम कैसे दिखलाएंगे? एक्स कोऑर्डिनेट 2 हुआ और वाई कोऑर्डिनेट 3 हुआ, तो एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव, तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा। तो ये ओरिजिन हो गया, एक्स हुआ, ये वाई हुआ, 2 और 3 हम लोग यहाँ पे। तो ये जो पोजीशन वेक्टर हुआ है, ये जो पोजीशन दिखाया जा रहा है ओपी से, ये 2i+3j टू रिप्रेजेंट। अब मान लो इसका मैग्नीट्यूड लेना है, तो मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे? यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसका एंगल कितना ये हो जाएगा, 2 हो गया, 3 हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ओ ए बी, ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, इसमें ओ बी जो हो गया वो 3 के बराबर, अब ए बी जो हो गया वो 3 बराबर। का जो रिजल्टेंट लेंगे या रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो √2² + 3², तो वो हो जाएगा √3। इसका रिजल्टेंट जो होगा वो इसका जो एंगल बनेगा tan θ = 3/2, इसका एंगल जो बनेगा वो tan θ = 3/2। ठीक इसी ढंग से यदि हम लोग -3i+4j दिखला, यदि हम लोग -3i+4j दिखलाना चाहते हैं तब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो
ये तुम्हारा तो -2 और 3 किस क्वाड्रेंट में आएगा? -2 और 3 ये तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं -2 और 3। इसका जो रिजल्टेंट होगा यदि इसका भी रिजल्टेंट इसी तरह से निकाल लेंगे। -2 का पर tan थीटा के लिए हम जो y अपॉन x करेंगे नेगेटिव होगा, एक्सिस में नेगेटिव होगा। तो इसी ढंग से किसी भी वेक्टर का हम लोग रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, किसी भी वेक्टर का हम लोग रिजल्टेंट निकाल सकते हैं और का डायरेक्शन निकाल सकते हैं टू डायमेंशनल फिगर। ये जो है फॉर्मूला है 2 डायमेंशन के लिए ही है। 3 डायमेंशन में ये जो इसका मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड हम लोग जैसे हम लोग r इक्वल टू xi प्लस y रखें, इसका रिजल्टेंट हो जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और v xi प्लस yj प्लस z के हो तो इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z। एंगल का फॉर्मूला डिफरेंट होता है। एंगल के लिए हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी इनिशियली इसकी कोई जरूरत नहीं। और भी इसका क्या प्रॉपर्टी है वेक्टर का? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जो हम लोग लेते हैं तो वो जो वेक्टर होता है दोनों वेक्टर का हेड पे हेड एक साथ रखते हैं और जो हेड पे हेड या टेल पे टेल और जो स्मॉलर एंगल होता है वो लिया जाता है, या 0 से 180 डिग्री के बीच का जो एंगल होता है वो लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग काम करेंगे। तो ये आज का वेक्टर का इंट्रोडक्शन था। इसके बाद हम लोग बाद में नेक्स्ट क्लास में इस पे हम लोग, ठीक है बच्चों, ये हमारा पहला टॉपिक था। इसके बाद हम लोग इसको और करते जाएंगे और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओके थैंक यू।